हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। और ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स में पूछा जाता है। मैक्सिमम ये 16 मार्क्स में पूछा जाएगा और मिनिमम ये 12 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। और इस टॉपिक के 90% चांस है कि ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाए अगर आपके सिलेबस में है तो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में किस किस टाइप से पूछा जा सकता है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन 3 टाइप से एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। पहले तो डायरेक्ट बोल देगा कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है इसको क्वांटम मैकेनिकली सोल्व करो, या फिर सेकंड पूछ लेगा कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से पूछ लेगा। थर्ड वन क्या है, हिटलर लंदन थ्योरी। इन तीनों नामों से ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है वो बड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है। मेरे को भी 3 से 4 दिन का टाइम लगा इस टॉपिक को समझने के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये टॉपिक ये लेक्चर देखने से पहले आप एक पेन कॉपी लीजिए और साथ ही साथ नोट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एक बार देखने से ही आपको ये लेक्चर समझ आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता, गलती से ऐसा नहीं होता तो आप इसको एक बार फिर से देखिए क्योंकि ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, और उसके बाद थोड़ा सा हिटलर और लंदन के ऊपर बात करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करेंगे। पहले ये जो नाम है इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक टाइप का अप्रोक्सीमेशन मेथड है। जैसे हमने पहले पर्टर्बेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने अपने पास जो वेरिएशनल मेथड है उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ा। वैसे ही जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एक टाइप का अप्रोक्सीमेशन मेथड है। अप्रोक्सीमेशन मेथड इन द सेंस इन मेथड की हेल्प से हम बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल सकते पर एग्जैक्ट रिजल्ट के बिल्कुल क्लोज रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। और आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन के जो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है इनको समझने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप से होगा, अट्रैक्शन किस टाइप से होगा, रिपल्सन किस टाइप से होगा। ठीक है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, सिस्टम का हैमिल्टोनियन कैसे होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हिटलर एंड लंदन। अब ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को क्वांटम मैकेनिकली सोल्व किया था और कोशिश की थी कि इसकी एनर्जी पता करें, इसका हैमिल्टोनियन और इसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करने, ये सब पता करने की कोशिश की थी इन दो साइंटिस्टों के द्वारा। तो यहाँ पे इसका नाम रख दिया गया हिटलर लंदन थ्योरी। बात करूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तो ये हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूंगा जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा। अब बचता है अपने पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब थोड़ा सा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तीनों टॉपिक एक ही है, एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये होता है H2। ठीक है, ये होता है H2। अब इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्डिंग होती है इनके बीच में कुछ इस टाइप से। तो सबसे पहले हम एक हाइड्रोजन का एटम लेंगे, फिर हम दूसरा हाइड्रोजन का एटम लेंगे। तो हमने ये मान लिया अपने पास ये पहला हाइड्रोजन का एटम है, पहला जो हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस मान लिया, इस न्यूक्लियस को हमने बोल दिया ए। और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हमने ये मान लिया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सिमिलर हमने यहाँ पे ये जो दूसरा हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस हमने ये मान लिया, डॉट से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको हमने बोल दिया बी। और ये जो पॉइंट है वो दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने बोल दिया सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने यहाँ पे बोल दिया RAB। ठीक है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल देते हैं R12। ठीक है, अब जो पहला न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस की पहले इलेक्ट्रॉन के साथ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, ये हमने मान ली R1A। ठीक है, जो दूसरा है इसके साथ क्या मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं R2B। अब इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस मतलब पहले का जो इलेक्ट्रॉन है और दूसरे का जो न्यूक्लियस है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमने यहाँ पे मान ली R1B। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे R1B। B किस लिए लिखा, क्योंकि न्यूक्लियस है। 1 किस लिए लिखा, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो पहले का न्यूक्लियस है और ये सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे मान ली, ये लिखेंगे हम R2B। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है।
एक सेकेंड, यहाँ पे ये R2B नहीं आएगा, ये आएगा R2A, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट न्यूक्लियस है, ए किस लिए, न्यूक्लियस के लिए, 2 किसके लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R2A। ठीक, अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, अब ये जो डिस्टेंस हमने बताई है, डिस्टेंस हम लिख के बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस इनके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो RAB है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R12 है। और पहले का जो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो न्यूक्लियस है, इनके बीच की डिस्टेंस R1B है। अब पहला न्यूक्लियस और पहला इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट एटम का जो न्यूक्लियस है और उसका जो इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है वो क्या मान ली, R1A मान ली। और जो सेकंड का न्यूक्लियस है और सेकंड का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की डिस्टेंस कितना मान ली, R2B। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो ये सब आप यहाँ पे लिख के आएंगे। ठीक, और इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं लास्ट में बता दूंगा कि आपको एग्जाम में ये थ्योरेटिकल पोर्शन ये लिखना है, और मैथमेटिकल पोर्शन अब हमें कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये तो अपने पास हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों एटम की यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएँ। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के बाद हम कोशिश करेंगे कि सिस्टम का हैमिल्टोनियन लिख ले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट में, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं वो हम किसके बीच में लिखेंगे, ये जो न्यूक्लियस है। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने से पहले हम थोड़ा सा एक टॉपिक के एक पॉइंट के ऊपर और बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन के फोर्स के बारे में अगर देखें तो ये पहला जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो दूसरा ये पहला जो न्यूक्लियस है, ये सेकेंड न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है पहले न्यूक्लियस पे और दूसरे न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो दोनों इलेक्ट्रॉनों पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, इन दोनों में रिपल्सन होगा। अब पहला न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बात करूं तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा। ये न्यूक्लियस से दूसरे का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे जो अट्रैक्शन का और रिपल्सन का जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। अब यहाँ पे रिपल्सन का फोर्स ज्यादा होता है तो इन दोनों एटम के बीच में क्या होता है, ब्रेकअप इन द सेंस ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होता है तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। अब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, जितना अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे उतना ही रिपल्सन का फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वापिस, ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं इस न्यूक्लियस की और इस न्यूक्लियस की। इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना मान लिया हमने, Ze, और इस पे भी चार्ज कितना मान लिया, Ze। अब न्यूक्लियस हाइड्रोजन का एटम है तो अपने को पता है Z की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम पहले ही Z की वैल्यू 1 मान लेते हैं यहाँ पे। तो इस न्यूक्लियस की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूँ तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ आपको पता होगा, आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आती होगी। तो ये इस पे भी ये आ जाएगा E², और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, RAP। ठीक है, और ये तो होगी इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करूँ दोनों इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो ये प्लस का साइन किस लिए, ये भी अभी पता लग जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो E क्या हो जाएगा, E² हो जाएगा। और इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, तो प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा E², और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, R12। तो यहाँ पे लिखेंगे R12। ठीक है, अब हमने 2 पोटेंशियल एनर्जी लिख ली। उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहने वाला है, तो ये हमने नेगेटिव साइन लगाया यहाँ पे, तो ये आएगी E², और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, R1A। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1A। ठीक है, उसके बाद इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ अगर मैं लिखूँ तो ये क्या आएगी, ये माइनस का साइन, और ये फिर से E², और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R2B। ठीक, इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी हमने पोटेंशियल एनर्जी देख ली। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये भी हम लिख लेते हैं। तो ये फिर से माइनस E², दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, R1B। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R1B। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ पोटेंशियल एनर्जी रहती है तो हम फिर से लिखेंगे माइनस E², न्यूक्लियस पे भी चार्ज E और इस पे भी चार्ज E, इस पे माइनस था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव ही था तो उसके लिए माइनस, और E क्या हो जाएगा, E²। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, ये है R2A। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R2A। ठीक है, अब ये सब की सब पोटेंशियल एनर्जी अगर हम चाहें तो एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि ये न्यूक्लियस की है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की, ये पहले का न्यूक्लियस और पहले का इलेक्ट्रॉन के बीच की, ये दूसरा न्यूक्लियस और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच की, ये पहले ये वाली ये
ये वाली क्या है, दूसरे का न्यूक्लियस और फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये वाली किसकी है, पहले का न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन सब के बीच की पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सिस्टम का हैमिल्टोनियन अगर और लिख पाए तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करना। तो पहले हम यहाँ पे सिस्टम का हैमिल्टोनियन लिखते हैं और उसके बाद समझाते हैं कि कौन सी टर्म कहाँ से आई है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं नाउ हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम क्या है अपने पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब एक पॉइंट और यहाँ पे अगर हम चाहें तो इन इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट बताऊं तो x1 y1 z1, सेकंड इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स बताऊं तो x2 y2 z2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट x1 y1। एक सेकंड, एक कॉल है, हाँ सॉरी, एक कॉल आ गई थी बीच में। तो हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 y1 और z1। सेकंड इलेक्ट्रॉन के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूँ यहाँ पे तो ये क्या लिख दूंगा, x2 y2 z2, ठीक है। ये एक पॉइंट और कर सकते हैं आप इसके अंदर ऐड। तो हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम, तो सबसे पहले ये लिखा हमने यहाँ पे हैमिल्टोनियन, बड़ा लंबा हैमिल्टोनियन होने वाला है यहाँ पे सिस्टम का। तो ये क्या आ जाएगा, H इक्वल टू, सबसे पहले जो अपने पास से पहला जो न्यूक्लियस, पहला जो एटम है, उस पहले एटम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन क्या होता है अपने पास, H इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को T से लिखा, पोटेंशियल एनर्जी को V से लिखा, T माइनस V। तो पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट एटम है इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, P1 स्क्वायर। एक बार मैं लिख देता हूँ टोटली और फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन सा क्या है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सिस्टम का हैमिल्टोनियन लिख दिया। अब मैं एक एक टर्म बता देता हूँ कौन सी टर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और कैसे आई है, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन का तो अपने को पता है, हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है अपने पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, हिंदी में लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये सेकंड वाली जो टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करी, हाँ एक पॉइंट और, यहाँ पे ये जो जेड हमने लिया है इसकी जगह हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को सोल्व कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का जो मॉलिक्यूल्स है उसको सोल्व कर रहे हैं और हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। ये वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है सेकेंड, ये क्या है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने यहाँ पे लिख दी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करके बता रही है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता रही है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की दूसरे न्यूक्लियस के साथ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, ये अपने पास क्या है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की दूसरे न्यूक्लियस के साथ क्या है, इंटरेक्शन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की दूसरे न्यूक्लियस के साथ पोटेंशियल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का दूसरे न्यूक्लियस के साथ। अब ये क्या है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का पहले न्यूक्लियस के साथ पोटेंशियल, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी भी। उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हम बोल सकते हैं ये R12 है। तो R12 कहाँ है अपने पास, ये रहा R12। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और ये E²/R AB कहाँ पे है, AB ये रहा अपने पास। तो ये क्या है, दोनों न्यूक्लियस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास सिस्टम का हैमिल्टोनियन। अब हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को बेसिकली 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो हम यहाँ पे क्या देखें, परटर्बेशन टर्म है वो देखें, फिर जो अनपर्टर्ब टर्म है वो देखें, और फिर हम यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ले वैल्यू पुट करें, उसको सोल्व करें, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मेथड से इस प्रॉब्लम को सोल्व करूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको ईजिली सोल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। पर ये थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है। और ये जो दूसरा मेथड है हम इसको वेरिएशनल मेथड से सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वेरिएशनल मेथड से ये थोड़ा सा लेंथी नहीं होगा और वेटेज दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है, कोई ज़्यादा सा डिफरेंस आने वाला है नहीं। तो हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे क्या करेंगे, जो वेरिएशनल मेथड है, वेरिएशनल मेथड की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
हम यहाँ पे वेव फंक्शन लेके चलेंगे। और रही बात वेरिएशनल मेथड की, अगर आपको वेरिएशनल मेथड नहीं आता है तो आप सर्च करो गूगल इस पे यूट्यूब पे जाके सर्च करना कि वेरिएशनल मेथड बाय कांस्टेंट पागल, तो लेक्चर आ जाएगा और आपको बड़ी इजीली समझ में भी आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स का अगर कोई और लेक्चर समझ नहीं आता है तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स पे अप्रोक्सीमेट सब लेक्चर अपलोड कर रखे हैं जो एमएससी के हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी। तो अब हम यहाँ पे वेव फंक्शन लिखते हैं। तो अपने पास ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेव फंक्शन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेव फंक्शन है वो हम psi1 वेव फंक्शन लेके चलेंगे यहाँ पे फंक्शन। और ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे psi2 वेव फंक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ऐड करना है इस मैथमेटिकल पोर्शन में। हम यहाँ पे लिखेंगे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या है, psi1, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसका वेव फंक्शन क्या है, psi2 है, ठीक है। अब अगर आपने आपको ये जो वेरिएशनल मेथड अगर आपने देखा हो या फिर अगर आपको आता हो तो हम वेरिएशनल मेथड में क्या लेके चलते हैं, ट्रायल वेव फंक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। और अब ट्रायल वेव फंक्शन हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे अगर हमने वेव फंक्शन ये लिया है तो चाहे तो हम यहाँ पे वेव फंक्शन 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी बुक में 5 ही ले रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये ट्रायल। अब यहाँ पे लिखते हैं हम ट्रायल वेव फंक्शन, ट्रायल वेव फंक्शन। और ये जो वेरिएशनल मेथड है, वेरिएशनल मेथड में क्या करते हैं हम, अपने पास हैमिल्टोनियन होता है, हैमिल्टोनियन की तो इन्फॉर्मेशन होती है, पर ये जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके इसमें वेव फंक्शन की वैल्यू लेके चलते हैं, पुट करके देखते हैं, रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता है तो फिर दूसरा वेव फंक्शन चूज करेंगे, ठीक है। इसमें बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हो, वहाँ पे एक ड्रेस लेते हो, पहन के देखते हो, अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो दूसरी फिर ट्राई करते हो अगेन एंड अगेन। जो जब तक सबसे बेस्ट नहीं लगेगी तब तक आप क्या करते रहोगे, चेंज करते रहोगे। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे है, ठीक है। हम तब तक वेव फंक्शन लेके चलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से जब तक बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट या अप्रोक्सीमेट रिजल्ट अपना नहीं आ जाता। तो ट्रायल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन आ जाएगा psi1 प्लस अल्फा psi2। अब ये अल्फा है अपने पास वेरिएशनल पैरामीटर, और ये सब हम बताएंगे अब अगले सेक्शन के अंदर। तो लास्ट टाइम हमने ट्रायल वेव फंक्शन लिख लिया था। ट्रायल वेव फंक्शन क्या लिखा था हमने, ट्रायल वेव फंक्शन ये हमने लिखा था वहाँ पे psi इक्वल टू psi1 प्लस अल्फा psi2, ठीक है। और ये अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा है अपने पास वेरिएशनल पैरामीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिस्टम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, ठीक है। और वेरिएशनल मेथड में क्या करते हैं हम, अगर अपने को ई मिल जाए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ई का इस अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक ही स्टेप में अपना कंप्लीट सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेने के बाद क्या करेंगे, डी ई बाय टी अल्फा करेंगे और इसका इक्वल टू 0 पुट करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बाद में करेंगे, तो पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू साई एच साई, ठीक है। और यहाँ पे साई का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये अपने पास सिस्टम की हैमिल्टन जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो वो होती है। साई की वैल्यू है अपने पास, ये रही साई की वैल्यू, तो ये साई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास ई इक्वल टू, और ये आ जाएगा psi1 प्लस अल्फा psi2, और ये हमने बराबर में लिखा, बीच में अपने पास क्या है, हैमिल्टोनियन है। तो ये हैमिल्टोनियन यहाँ पे एज इट इज, इस psi2 की जगह हम क्या लिखेंगे, psi2 की जगह हम लिखेंगे, तो psi2 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, psi2 की वैल्यू आ जाएगी psi1 प्लस अल्फा psi2, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या है अपने पास, फिर से साई है तो साई की वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा psi1 प्लस अल्फा psi2, ये हमने यहाँ पे रखा। और फिर से हम ये psi1 आए, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ये वैल्यू आ जाएगी psi1 प्लस अल्फा psi2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने पास जो हैमिल्टोनियन था लास्ट सेक्शन में जो आया था,
इस हैमिल्टोनियन को एक्सपेक्टेशन वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ये अपने पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिख रखी है यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन हमने क्या लिखा था? साई 1 लिखा था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख के बता देते हैं। ये आ जाएगा साई 1 और इस कंप्लीट को क्या बोल दिया? एच बोल दिया। और फर्स्ट ही हाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला एटम है, पहले एटम के लिए हमने जो वेव फंक्शन लिया है वो क्या लिया है? साई 1 लिया है। तो यहाँ पे फिर से साई 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कौन सा सेकेंड इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा, इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो पूरा का पूरा सेकंड इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साई 2 लिखेंगे। और साई 2 के साथ अपने पास एक वेरिएशनल पैरामीटर है जिसको हमने यहाँ पे अल्फा लिखा है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं प्लस, बाहर हमने अल्फा लिखा और यहाँ पे साई 2 और इनटू में एच, फिर से हमने क्या लिखा? साई 2 लिखा और ये, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या? न्यूक्लियस, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन है, पहले एटम का भी और दूसरे एटम का भी। तो यहाँ पे अपने पास साई 1 भी आएगा और साई 2 भी आएगा। साई 2 के साथ अल्फा आएगा, उस अल्फा को बाहर निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास साई 1 एच और यहाँ पे बाहर अल्फा और यहाँ पे हम लिखेंगे साई 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लिख लिया। उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा अपने पास? ये वाला रहता है न्यूक्लियस वाला, फिर यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे। और डिवाइड में अपने पास क्या था? डिवाइड में भी अपने पास बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे? शॉर्ट में हम इसको ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, एक सेकंड। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम, यहाँ पे ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। तो ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इस टर्म को हम लिख देंगे, ये आ जाएगा H11, ठीक है। प्लस सेकंड टर्म जो आएगी उसको क्या लिखेंगे? कहीं पे आएगा अपने पास ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या लिखेंगे? ये आ जाएगा अल्फा, यहाँ पे H और H12, इसको लिखेंगे H12, ठीक है। और फिर आगे अपने को कहीं पे मिलेगा, ये मिलेगा साई 2 H और साई 1 और बाहर अल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं H21 और साथ में ये अल्फा, और ये वाली टर्म रहती है, इसमें दोनों साई है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस, यहाँ पे भी साई, यहाँ पे भी साई, तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर। तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर और H22, ठीक है। डिवाइड में क्या आने वाला है? डिवाइड में आएगा अपने पास पहली जो टर्म आएगी डिवाइड में वो क्या आएगी? पहली टर्म आएगी अपने पास साई, ठीक है, क्योंकि दोनों फर्स्ट हैं। तो उसके लिए क्या जाएगा? यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा? ऑर्थोनॉर्मल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 प्लस। और एक चीज़ और यहाँ पे एक खास पॉइंट, ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या बोल देते हैं? वी बोल देते हैं, ठीक है। और जब वी बोलेंगे तो क्या जाएगा? मतलब ये मान लिया कुछ इस टाइप से आया अपने पास नीचे अल्फ़ा और ये लिख दिया हमने साई 1 साई, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा के साथ अगर ये टर्म है तो इसको हमने क्या बोल दिया? वी बोल दिया। तो ये आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा वी प्लस, फिर से हमने यहाँ पे फिर से ऐसी ही टर्म मिलेगी, वो क्या आ जाएगा? अल्फ़ा वी और ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम वी की वैल्यू लिख देंगे। वी की वैल्यू हमने क्या लिखी है? एक सेकंड, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक ये होती है, अगर दोनों 1 1 है, साई 1 है या साई 2 है, साई 2 है, तो उसकी वैल्यू तो हम कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और अगर अपने पास ये है साई 1 साई 2 या फिर दूसरा क्या है? साई 2 और साई 1, ठीक है। इसको हमने क्या पुट किया है? यहाँ पे वे पुट किया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला रिजल्ट अपने पास आता है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आगे सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे एक बार नीचे लिख लेता हूँ। क्या लिखा है हमने यहाँ पे? H11 प्लस अल्फा H12 प्लस अल्फा H21 प्लस अल्फा स्क्वायर H22, ठीक है। डिवाइड बाय क्या है? 1 प्लस अल्फा वी प्लस अल्फा वी प्लस अल्फा स्क्वायर। अब अपने पास दोनों हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और दोनों हाइड्रोजन एटम है तो दोनों की जो इंटरेक्शन होगी वो भी क्या रहने वाली है? दोनों की इंटरेक्शन सेम रहेगी एक दूसरे के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपने पास ये जो H21 है ये किसके बराबर हो जाएगा? H12 के बराबर हो जाएगा। क्यों? दोनों हाइड्रोजन एटम है, डिफरेंस बताना बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आइडेंटिकल है। तो हम H21 की जगह क्या लिख सकते हैं? H12 लिख सकते हैं, या H12 की जगह H21 लिख सकते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे। और सिमिलर जो H11 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? H22 लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो डिफरेंस बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू कहाँ पे पुट करते हैं? इसमें ऊपर पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास ये वाली जो टर्म है H21, इस H21 की जगह क्या लिख सकते हैं? H12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इस H12 को तो एज इट इज रखते हैं, इस 21 को क्या लिखते हैं? H12, ठीक है। ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 2 अल्फा H12, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 2 की जगह क्या कर सकते हैं? 1 1 कर सकते हैं। तो एक H11 की टर्म ये हो जाएगी और दूसरी H11 की टर्म ये हो जाएगी अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से H11 कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या जाएगा? यहाँ से तो बचेगा 1 और यहाँ से क्या बच जाएगा? अल्फा स्क्वायर, और साथ में क्या जाएगा? ये H11 हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया और डिवाइड बाय ये अल्फा वी ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा वी और प्लस अल्फा
स्क्वायर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी, जो हैमिल्टोनियन थी, यहाँ पे ओनली 1 1 का कंट्रीब्यूशन था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन था, तो हमने साई लिया जहाँ पे दोनों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट एटम और सेकंड एटम दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट एटम का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए साई लिखा, सेकंड एटम का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए हमने साई 2 लिखा, ठीक है। और उसकी हेल्प से हमने ये वाला जो स्टेप है वो किया। इस स्टेप में फिर हमने क्या किया, ये क्या है अपने पास साई 1 H1, तो इसको हमने क्या लिखा, H11 लिखा। उसके बाद हमने ये साई 2 2 है, तो ये 2 वाली टर्म हमने यहाँ पे लिखी, कहीं पे 1 और 2 का दोनों का कंट्रीब्यूशन है तो उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। डिवाइड में जो टर्म है वो यहाँ पे। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया, ये जो साई 1 और साई 1 है, ये वाली टर्म को हमने 1 पुट किया, अगर अलग है दोनों की वैल्यू तो उसको हमने v पुट कर दिया, ठीक है। वैल्यू इस वैल्यू को यहाँ पे उतार लिया। यहाँ पे फिर हमने बताया कि दोनों हाइड्रोजन एटम है, दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो H21 को और H12 को हमने दोनों को बराबर किया, और जो H11 और H22 है इन दोनों को हमने बराबर मान लिया, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट की, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, E की वैल्यू आई। E की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है, E = 1 + अल्फा स्क्वायर, और बाहर क्या है H11 + 2 अल्फा H12 डिवाइड बाई क्या है 1 + 2 अल्फा V + अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये हमने यहाँ से E की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको हम कोई भी इक्वेशन नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको यहाँ पे बोल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे वेरिएशनल मेथड का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएशनल मेथड, ठीक है। और वेरिएशनल मेथड क्या बोलता है, ये जो अपने पास E आया है इसका अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा DE/d अल्फा = आ जाएगा अपने पास 0। और ये वाला जो स्टेप है वो हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो लास्ट सेक्शन में अपने पास यहाँ पे E की वैल्यू आ चुकी थी। अब हम क्या करना है, इस E का क्या करना है, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे जो V है वो यहाँ पे एज इट इज U का डिफरेंशिएशन माइनस U एज इट इज V का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय V², ठीक है। इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये जो नीचे वाली जो टर्म है 1 + 2 अल्फा V + अल्फा स्क्वायर, इसको तो हमने यहाँ पे V मान लिया, और बाकी की जो टर्म है उसको U मान लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो V है वो हमने यहाँ पे एज इट इज ले लिया, ठीक है। V को एज इट इज रखेंगे तो नीचे वाली टर्म है V, तो 1 + 2 अल्फा V + अल्फा स्क्वायर, इसको तो हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा। अब ऊपर वाली टर्म क्या लिखी हमने U, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, अल्फा स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 2 अल्फा H11, तो हमने यहाँ पे 2 अल्फा H11 किया। उसके बाद हम यहाँ पे इस 2 अल्फा H12 का डिफरेंशिएशन, अल्फा का यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, क्या बच जाएगा 2 अल्फा H12, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 अल्फा का कितना 1, तो 2H12 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन, उसके बाद जो U है मतलब जो ऊपर वाली टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी, और जो V है इस V का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस V का dV करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 अल्फा V का क्या आ जाएगा, अल्फा का 1 हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2V बच जाएगा, तो 2V हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय V², तो हमने ये जो नीचे V है इस V² को इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब इस पूरी टर्म में से हम क्या करेंगे 1 + 2 अल्फा + अल्फा स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर, इसको हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और बाकी की ये जो ऊपर की जो कंप्लीट टर्म है इसको हमने यहाँ पे इसके इनटू में लिख दिया, इनटू में, ठीक है। इसके इनटू में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है हमने ये किसके इक्वल लिया है, 0 के इक्वल लिया है। तो ये वाली जो टर्म है ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये टर्म नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये 0 के इक्वल हो जाएगी। तो अब अगले उसमें हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट टर्म लिखेंगे, इसको 0 के इक्वल मानेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये कंप्लीट टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, और फिर इस कंप्लीट टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा। और ये हम करते हैं अगले सेक्शन के अंदर। तो हमने ये वाली जो टर्म है इसको कंप्लीट यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब क्या करेंगे, हालांकि ये टर्म पहले आनी थी, तो हम ये वाली जो टर्म है इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, फिर ये वाली टर्म को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर यही स्टेप इसमें होगा, इन कंप्लीट टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाली हमने यहाँ पे लिख रखी है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ होगी तो ये टर्म आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई आई होप आप इजिली कर सकते हैं। तो कंप्लीट की कंप्लीट जो टर्म है वो ये वाली टर्म अपने पास आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं जो मिलती जुलती हैं, जैसे ये वाली जो टर्म है 2 अल्फा क्यूब H11 और 2 अल्फा H11, ठीक है। यहाँ से कुछ टर्म कॉमन आ रही है, इसमें H11 कॉमन आ रहा है, अपने पास 2 कॉमन आ रहा है और अल्फा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब एक टर्म अपने पास ये है, यहाँ पे H12 है, ठीक है, 2H12, और यहाँ पे भी क्या है H12 है, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, H12 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब ये जो टर्म है कंप्लीट टर्म, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ऑल ओवर जो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप करेंगे तो आपसे बड़ी इजीली हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आपसे हो जाएगा, ठीक। तो जब इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आता है, अब नेक्स्ट में उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म आपको कैंसिल होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो एक ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब
दूसरी टर्म ये जिसमें H12 है और ये वाली टर्म ये H12, ये दोनों टर्म क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ये भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के से कैंसिल हो जाएगी। बाकी की जो बची हुई टर्म है, यहाँ से क्या बचेगा 4 अल्फा स्क्वायर V H11 यहाँ पे उतार लिया, दूसरा क्या बचेगा ये 2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर H12 ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म उसमें से ये बचेगा, सेकंड टर्म में से यहाँ से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 2V H1 बचेगा, यहाँ पे लिख लिया, और ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब अपने पास ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ठीक है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कॉमन, ठीक है। कॉमन क्या क्या आ रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो कॉमन आ रहा है यहाँ से 2H11 कॉमन मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो इस टर्म में से जब 2H1 कॉमन निकालेंगे और V इसमें भी है, V इसमें भी है, V भी बाहर निकाल लेते हैं, तो 2H11 तो हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बाहर निकाल लिया, 2 बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा, और V को अभी नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो V को हमने यहीं पे लिख दिया, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और साथ में क्या V 2H11 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है इसमें H12 है और इसमें भी H12 है, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2H1 कॉमन आ जाएगा, 2H12 कॉमन निकालिए, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस, ये आ जाएगा 2 बाहर निकाल लिया तो 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर हमने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। अब इस स्टेप को आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 अल्फा स्क्वायर अगले स्टेप में हमने यहाँ पे लिख दिया 2H12 यहाँ पे एज इट इज। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या है V है अपने पास और यहाँ पे भी V है, V को भी हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे V को जब हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या है अपने पास, अब ये देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है 2 अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब बाहर क्या है माइनस का साइन, तो ये इसमें से माइनस होगा तो ये 1 अल्फा से एक से ये माइनस होगा तो क्या बच जाएगा अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ये 2 1 आ जाएगा, ठीक है। तो और बाकी से यहाँ से क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा, और बाकी की टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, V भी हमने ये टर्म एज इट इज, अब यहाँ से क्या करते हैं माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस हमने बाहर लिख लिया, कंप्लीट टर्म क्या आ जाएगी माइनस की, जो 1 माइनस का था वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, सेकंड टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ये ध्यान से देखिए आप, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लिया, ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ से क्या बचा -2H1V, ये यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ से ये 2H12 यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक टर्म अपने पास ये है और दूसरी टर्म अपने पास ये है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, किसके इक्वल मान लिया 0 के, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी +-1, ठीक है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर, ये आ जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलर अब ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा H1V और H12, ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर ये 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है इसको हम कहाँ पे पुट करने वाले हैं, अपने पास ये जो E की जो वैल्यू आई थी, एनर्जी की जो वैल्यू आई थी, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फा की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे अल्फा की जगह अपने को 1 पुट करना है, और दूसरा H11V की जगह हम क्या पुट करेंगे H12 पुट करेंगे। तो ये वैल्यू दोनों वैल्यू जब इस E की वैल्यू में पुट करेंगे तो पुट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, पुट करने के बाद यहाँ पे अपने पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो अपने पास एक E की वैल्यू आती है जब हम 1 पुट करते हैं उस केस के ही है, ठीक है। अब जब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो अब 1 में भी अल्फा की वैल्यू भी 2 पुट होंगी, एक बार तो क्या होगा, एक बार प्लस अल्फा पुट होगा, अल्फा की वैल्यू +1 पुट करेंगे, एक बार अल्फा की वैल्यू -1 पुट करेंगे, और साथ में ये वैल्यू भी साथ में पुट करेंगे, तो एक बार E की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी। E की वैल्यू क्या निकाली हमने, यहाँ से E की वैल्यू आई है अपने पास 2H11 + 2H12 डिवाइड बाई क्या है अपने पास 2 + 2V, ठीक है। अब 2 यहाँ पे भी है, बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H11 + H12 डिवाइड बाई 2 यहाँ 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते, 2 यहाँ से आ जाएगा 1 + V। अब ये 2 एक 2 यहाँ, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगी E1, इसको E1 बोल दिया, जब हमने अल्फा की वैल्यू +1 पुट की थी तो उसको E1 बोल दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू H11 + H12 इक्वल टू 1 + V, ठीक है। ये E1 की वैल्यू आ गई। और सेकंड केस में क्या करेंगे, अल्फा की जगह -1 पुट करेंगे, और जो हमने H12 की वैल्यू निकाली थी ना, ये वाली वैल्यू इसकी जगह ये पुट कर देंगे। उस केस में क्या आएगी एनर्जी, उस केस में आ जाएगी अपने पास E2, ठीक है। ये आ जाएगी H11 -H12, ठीक है, डिवाइड बाय 1/V, ये वाली एनर्जी अपने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको मेथड समझ में आता है। यहाँ से क्या करना है आपको, जो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया था, तो E की वैल्यू आई थी, उसका अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, कॉमन वगैरह जो कैंसिल और उसको कैंसिल करना है, और फिर अपने पास अल्फा की 2 वैल्यू मिलेंगी, अल्फा की एक प्लस वैल्यू मिलेगी, एक माइनस वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और साथ में जो H1V है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे H12 पुट करेंगे, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास E1 की और E2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और अपने पास ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है ये बेसिकली 2 केस में मिलता है अपने, 2 उसमें मिलता है, ग्राउंड स्टेट में मिलता है, एक तो ऑर्थो में और दूसरा पैरा में। एक तो ये रहा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट का, और दूसरा ये वाला रहा, ठीक है। तो ये सब आप हिटलर लंदन थ्योरी के अंदर ऐड करके आएंगे, और इसका जो मैथमेटिकल इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन क्या क्या है। तो द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज आल्सो एन अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एटम इन H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो द इंटरेक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइट टू बॉन्डिंग बिटवीन बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन एटम विच होल्ड टू
होल्ड द एटम टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स मीन्स अपने पास ये जो हाइड्रोजन एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में उन दोनों एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण उन दोनों एटम में क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है और वहाँ पे बॉन्डिंग टेक प्लेस हो पाती है। और ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बॉन्डिंग की कोई भी दो एटम जब बॉन्डिंग करते हैं तो वहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद हिटलर-लंदन थ्योरी फॉर ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स व्हिच हेल्प टू डेवलप द पिक्चर ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो हिटलर-लंदन थ्योरी है, ये केमिकल एटम के बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसके बारे में अपने को मतलब एक क्लियर पिक्चर देती है। उसके बाद लेट अस सपोज दैट स्पिन, और यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमसे मिस हो गया, पता नहीं कैसे। अब यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उस स्पिन को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सब आपको यहाँ पे लिखना है, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम। पहला हाइड्रोजन एटम को ए बोल दिया, दूसरे हाइड्रोजन एटम को बी बोल दिया। उसके बाद ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस बता रखी है जो हमने पहले ही बता दी थी। आर ए बी क्या है, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है। R12 क्या है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है, तो ये हमने पहले ही बता दिया था। तो ये सब आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर करना है। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।